स्टैंडिंग ऑर्डर दो तरह का होता है। कि आप बैंक को एक इंस्ट्रक्शन देते हो कि हमारी कोई पेमेंट कर दे, या फिर कोई अमाउंट रिसीव कर ले आपके बिहाफ के ऊपर, आपके अकाउंट से पेमेंट कर दिया करे या आपके अकाउंट में पैसे रिसीव कर लिया करे। ठीक है, अब जो बैंक है वो अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन वो पेमेंट वो उस डेट को करता रहता है। अब हमें अगर पता है या याद है तो हम भी कैश बुक में लिख देंगे और बैंक ने भी बैंक स्टेटमेंट में लिखी होगी। बट अगर क्योंकि हमने तो एक दफा इंस्ट्रक्शन दे दी, बैंक तो रेगुलर उसको फॉलो करेगा, वो अपने सिस्टम के अंदर उसको रिमाइंडर के तौर पर लिख देगा और वो सारा टाइम करता रहेगा। लेकिन हर महीने हमें शायद याद ना रहे, लेकिन बट जब हम अपनी वो रिकंसाइल करने बैठेंगे तो हमारे सामने बैंक स्टेटमेंट पड़ी होगी ना, तो वहां हमारा अकाउंट डेबिट हो रहा होगा और हम देखेंगे कि कैश बुक में क्रेडिट, तो पता चल गया कि अच्छा ये जो हमने स्टैंडिंग ऑर्डर दिया हुआ था बैंक को कि ये पेमेंट कर दिया, तो ये वो पेमेंट हुई है, तो फिर हम कैश बुक में क्रेडिट कर देंगे। और बिल्कुल ऐसे रिसीट का केस कि बैंक हमारे बिहाफ के ऊपर अमाउंट रिसीव कर चुका है, उसने क्रेडिट कर दिया। अब हमें कब पता चला? अकॉर्डिंग जब रिकंसिलिएशन बना रहे बैंक स्टेटमेंट देखी तो पता चला कि ये अमाउंट डेबिट हुई है, तो हम क्रेडिट कर देंगे। सॉरी, उसने क्रेडिट किया होगा, हम डेबिट कर देंगे। ठीक होगी बात? और कोई चीज पूछनी है आपने कल के जो रीजंस ऑफ डिफरेंस में से? कोई बात नहीं पूछनी? अच्छा, इसके ना कई फॉर्मेट है, डीआरएस को बनाने के कई फॉर्मेट है। उन सारे फॉर्मेट्स में मैं जो आपको सिखाने लगा वो सबसे मुश्किल फॉर्मेट है। अब आप वो कहेंगे आसान क्यों नहीं सिखा रहे? आसान बाद में बताऊंगा तो सही, लेकिन जिस फॉर्मेट में हम जा रहे हैं उस फॉर्मेट में बीआरएस के हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। अगर हम डिफरेंट फॉर्मेट करेंगे ना, किसी फॉर्मेट में बीआरएस वो बन जाएगी यानी बैंक रिकन स्टेटमेंट, किसी फॉर्मेट में जनरल एंट्री पास करनी आती है, किसी फॉर्मेट में एडजस्टेड बैलेंस मतलब कि बैंक का फाइनेंशियल पोजीशन में कौन सा बैलेंस आता है वो आएगा। लेकिन जिस फॉर्मेट में हम जा रहे हैं इस फॉर्मेट में आपके हर सवाल का जवाब मिल जाएगा, तो हमें फिर दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ेंगी। एक ही फॉर्मेट पे काम कर लेते हैं और उसको थोड़ा मुश्किल है, सबसे ज्यादा मुश्किल है, लेकिन एक उसका फायदा होगा कि आपको फिर बाकी फॉर्मेट सिर्फ मैं बता दूंगा, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और वो कोई इतना भी मुश्किल नहीं है, वो तो मैंने ऐसे कह दिया है कि अभी वो आप पढ़ भी चुके हो। क्या कि जब आप लोग, वो कहता है कि आप ऐसा करो कि कैश बुक को भी रिवाइज कर दो, कैश बुक को रिवाइज कर दो और बैंक स्टेटमेंट को भी रिकंसाइल कर दो। रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, रिवाइज से क्या मुराद है? पहले कैश बुक बना चुके हैं और बैंक स्टेटमेंट भी बनी हुई है, हम उनमें वो गलतियां जो एडजस्टमेंट है, जो चीजें हमने लिखी हुई है बैंक ने नहीं लिखी या बैंक ने लिखी हुई है हमने नहीं लिखी, तो हम उनको आपस में रिकंसाइल करेंगे। तो क्या करेंगे, जो हमारी कैश बुक है वो भी रिवाइज हो जाएगी और हमारी जो बैंक स्टेटमेंट है वो भी रिकंसाइल हो जाएगी। इस दोनों को बोलते हैं बीआरएस। ये नहीं कि सिर्फ बैंक रिकंसिलिएशन, इस दोनों प्रोसेस को क्या बोलेंगे? बीआरएस। अब कैश बुक कैसे रिवाइज करनी है? वो कहता है सबसे पहले आपका जो पहले वाला बैलेंस पड़ा हुआ है ना, उसको लिख दो अनएडजस्टेड बैलेंस। क्या लिख दो? क्योंकि वो गलत है ना, हो सकता है गलत है, हो सकता ना हो। क्या लिख दो उसको? अनएडजस्टेड बैलेंस। किस साइड पर लिखेंगे, डेबिट साइड पर या क्रेडिट साइड पर? किस साइड पर लिखोगे, डेबिट साइड पर या क्रेडिट? अनएडजस्टेड बैलेंस कैश बुक में अनएडजस्टेड बैलेंस दोनों साइड पर आ सकता है, क्योंकि ये बैंक का बैलेंस है और बैंक का ब्रॉड लोन आपको पता है दोनों साइड पर आ सकता है। अगर हमारे पैसे बैंक में पड़े हुए हैं तो डेबिट, हमारा एसेट है। अगर ओवरड्राफ्ट है तो हमने पैसे बैंक के देने हैं, तो क्रेडिट साइड पर लिखेंगे। तो याद रखें ये इस बैलेंस को क्या बोलते हैं? फेवरेबल
क्वेश्चन के अंदर अगर साइलेंट है या अगर कैश बुक का डेबिट बैलेंस कहे, इन तीनों में से कोई भी नाम कहे तो वो डेबिट बैलेंस होगा। इन तीनों में से कोई भी नाम वो बोले तो डेबिट बैलेंस होगा। और अगर वो कह दे एडवर्स बैलेंस, अगर वो कह दे क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक, अगर वो कह दे ओवरड्राफ्ट, तो वो कौन सा बैलेंस हुआ करेगा? क्रेडिट बैलेंस। वो कौन सा बैलेंस हुआ करेगा? क्रेडिट बैलेंस। फिर यहां पर देखें, बैंक स्टेटमेंट में जो डेबिट बैलेंस पड़ा होगा वो क्या कहलाएगा? एडवर्स बैलेंस। वो ओवरड्राफ्ट होगा। उसे बोलेंगे डेबिट बैलेंस ऑफ बैंक स्टेटमेंट। पता चला? और जो बैंक का डेबिट होगा ना वो हमारे लिए एडवर्स ही होगा। बैंक में जो डेबिट बैलेंस होगा वो हमने पैसे उसके देने होंगे क्योंकि उसका वो एसेट है, बैंक का एसेट है, हमारी वो लायबिलिटी बन जाएगा। तो आप ओवरड्राफ्ट लिख दें, एडवर्स बैलेंस लिख दें, या वो बैलेंस कौन सा होता है? डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बैंक स्टेटमेंट। फिर अगर हम उसके क्रेडिट बैलेंस की बात करें तो हमारे लिए वो क्या होगा? फेवरेबल। अगर साइलेंट होता है तो क्या समझते हैं? फेवरेबल। और ये क्रेडिट बैलेंस इन बैंक स्टेटमेंट। ठीक होगी बात? पहली बात वही है, तो पुरानी ये बातें आपको पहले से पता है, कैश बुक में हमने सीख ली थी। कैश बुक का जो डेबिट बैलेंस होगा वो हमारे लिए एसेट होगा, और कैश बुक में जो क्रेडिट बैलेंस पड़ा होगा वो हमारी लायबिलिटी होगी, क्योंकि ये हमारे लिहाज से होता है, कैश बुक हम बना रहे होते। बैंक स्टेटमेंट में जो डेबिट होगा वो हमारी लायबिलिटी होगी, क्योंकि बताना तो हमने अपने लिहाज से। और बैंक स्टेटमेंट में जो क्रेडिट होगा वो हमारा एसेट होगा, वो हमारे लिए फेवरेबल बैलेंस होगा। अब जब हमने बैंक रिकंसिलिएशन को या ये रिवाइज करना है, मतलब कैश बुक को रिवाइज करना है या बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनानी, तो तरीकाकार आपने क्या इस्तेमाल करना है? सबसे पहले आपने देखना है कि जो आपके पास कैश बुक का बैलेंस पड़ा हुआ है वो आपके लिए एसेट है या लायबिलिटी। सबसे पहले क्या देखना है? जो बैलेंस पड़ा हुआ है वो आपका एसेट है या, अगर वो एसेट है तो किस साइड पर लिखेंगे? डेबिट साइड पर, अनएडजस्टेड बैलेंस। और अगर यहां पर बैंक, इसको बोलते हैं बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। और वो फेवरेबल किस साइड पर होगा? क्रेडिट साइड पर। बैंक स्टेटमेंट का फेवरेबल क्रेडिट साइड, क्योंकि हमने अपने लिहाज से बताना है कि हमारे लिए बैंक में जो क्रेडिट अमाउंट पड़ी होगी इसका मतलब है हमने वो पैसे बैंक से लेने हैं। अब मुझे बताओ, जो नॉन प्रेजेंटेड चेक होता है वो कौन सा चेक है? हमने चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक इशूड बट नॉट किस बुक में लिखा गया है? कैश बुक में लिखा गया है, और अभी तक बैंक स्टेटमेंट में। तो बैंक स्टेटमेंट में अगर लिखेंगे तो किधर लिखेंगे? डेबिट साइड पर। तो नॉट प्रेजेंटेड चेक आपने बैंक स्टेटमेंट में क्या करने हैं? डेबिट करने। बैंक स्टेटमेंट में क्या करने हैं? डेबिट करने। ये नेचर बड़ा ध्यान से रखना, ख्याल रखना, आपका ये सारा सवालों के जवाब मिल जाएंगे। डेबिट करना है या क्रेडिट करना। फिर नॉट क्रेडिटेड चेक, नॉट क्रेडिटेड चेक आप लोग क्या करते हो? नॉट क्रेडिटेड चेक के साथ, नॉट क्रेडिटेड चेक वो चेक जो हमने अपने यानी बैंक में जमा करवा दिए हैं, लेकिन बैंक ने अभी तक क्रेडिट नहीं किया, मतलब हमने जमा करवा दिए तो हम एंट्री पास कर चुके हैं, तो बैंक ने अभी क्रेडिट, तो हम क्या कर दें? क्रेडिट कर देंगे बैंक स्टेटमेंट में।
देखो ना, मैंने डेबिट कर दिया है, बैंक ने क्या करना है, क्रेडिट, तो उधर कर देंगे हम, या फिर कैश बुक में क्रेडिट कर देंगे, ऐसा ही करते हैं ना, या तो उधर क्रेडिट कर देते हैं या दूसरी साइड पर, करना तो सेम ही होता है। फिर उसके बाद बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस किस बुक में लिखे जा चुके होते हैं, बैंक स्टेटमेंट, और अगर वो ठीक लिखे हुए हैं तो फिर किधर लिख देंगे, कैश बुक में, किस नाम से, बैंक चार्जेस के नाम से। ये वो सारी एडजस्टमेंट है, ये हमने सवाल का सलूशन करने लगा हूं मैं अभी, ये हर तरह का सवाल इस फॉर्मेट में हो जाएगा, ठीक होगी बात। फिर अगली बात करते हैं, एक कस्टमर ने डायरेक्टली आपके अकाउंट में पैसे जमा करवा दिए, एक कस्टमर था, उसने डायरेक्टली आपके अकाउंट में पैसे जमा करवा दिए, किस बुक में पैसे आ गए, बैंक स्टेटमेंट में आ गए, तो बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट हो गए, अब हम क्या कर दे, डेबिट, किस नाम से, अकाउंट रिसीवेबल के नाम से। देखिए पैसे आते हैं तो ना बताया हो तो अकाउंट रिसीवेबल, और पैसे पे हूं और ना बताया हो तो अकाउंट पेएबल। आपके अकाउंट में पैसे आए और डिस्क्रिप्शन का ना पता हो कि किस नाम से लिखना है तो अकाउंट रिसीवेबल, पे कर रहे हैं नहीं पता, अकाउंट पे। कितनी चीजें होगी, 4। फिर उसके बाद स्टैंडिंग ऑर्डर, हमने पेमेंट का स्टैंडिंग ऑर्डर पढ़ रहे हैं, जिन्हें हमने स्टैंडिंग ऑर्डर दिया था कि हमारा रेंट पे कर दिया करें, अब बैंक ने तो रेंट पे कर दिया, तो किस बुक में लिखा गया, बैंक स्टेटमेंट में, तो अभी लिखना किस में है, कैश बुक में, तो किस नाम से लिखेंगे, रेंट के नाम से, लेकिन मैं फिलहाल लिख रहा हूं स्टैंडिंग ऑर्डर, लेकिन नाम यहां पर कौन सा लिखना है, जो पेमेंट हुई है, और अगर पेमेंट का नहीं पता तो अकाउंट पेएबल। उसके बाद डेबिट एडवाइस क्या होता है, बैंक डेबिट कर चुका है, डेबिट एडवाइस क्या होता है, बैंक डेबिट कर, अगर वो डेबिट कर चुका है तो हम क्या कर देंगे, डेबिट एडवाइस नहीं लिखना पेपर में, पेपर में लिखना है जिस वजह से वो डेबिट किया है, बैंक चार्जेस उसने काटे हैं, रेंट कोई पे किया है, कोई सैलरी पे कर दी है, कोई इंस्टॉलमेंट पे की है। फिर क्रेडिट एडवाइस, क्या मतलब होता है क्रेडिट एडवाइस का, बैंक हमें क्रेडिट कर चुका है तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट एडवाइस को डेबिट करेंगे। चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट डिसऑनर, चेक हमने डिपॉजिट करवा दिया था और बैंक ने उसको डिसऑनर कर दिया, रिवर्स करेंगे, जब जमा करवाया था तो बैंक डेबिट किया था, अब रिवर्स हो गया तो बैंक क्रेडिट कर देंगे, और किस नाम से करेंगे, अकाउंट रिसीवेबल या कस्टमर, यहां पर लिखें चेक रिसीव्ड बट डिसऑनर, चेक रिसीव्ड बट डिसऑनर, चेक रिसीव्ड बट डिसऑनर। 5 की तरह ठीक होगी बात। वैसे ईद पर ये हमेशा ऐसा ही होता है कि हम जाते जल्दी हैं, वही वापसी पे देखना नहीं मिल रही थी तो फिर गया कैसे, वो जिस डेट पे, अच्छा वो ताना था कि कल ऑफ है, उसकी वजह ये है कि बहुत सारे लोगों के हॉस्टल बंद हो गए, जो इधर रहने वाले हैं ना तो उनके हॉस्टल बंद हो गए, तो या तो कोई घर में रहने की जगह दे दे उनको, तो फिर वो एक दिन शायद रुक जाए, ये ना हो कि आप उनको जगह दे वापसी पर वो आपको साथ ही निकाल दें। चले अच्छा, फिर इसका सब्स्टिट्यूट तो मैं कोई सोचता हूँ, फिर डिस्कस करते हैं कि इतने दिन हम नहीं जाया कर सकते, कुछ ना कुछ तो हमें करना पड़ेगा, ऑनलाइन कर लेंगे, ऑनलाइन कर लेंगे। ऑनलाइन भी 2 तरह से फॉर्मेट है, या तो रिकॉर्डिंग या फिर लाइव, लाइव ज्यादा बेहतर होता है वैसे, लाइव में मुझे भी पता है कि कोई कौन मुझे सुन रही है, रिकॉर्डिंग से लाइव बेहतर होता है। चले हाँ जी, उसके बाद आ जाते हैं टाइम बार्ड चेक।
टाइम बार्ड चेक वो चेक होता है जो मैंने इशू किया लेकिन वो 6 महीने तक अभी प्रेजेंट ही नहीं, चेक इशू किया लेकिन अभी 6 महीने तक प्रेजेंट। अब जब मैंने इशू किया था तब मैंने अपना बैंक क्रेडिट किया था, अब तो वो खत्म हो गया, अब क्या कर दूंगा, डेबिट कर दूंगा। किस नाम से, अकाउंट पेएबल के नाम से, ये ब्रैकेट में लिख दे ताकि ये टाइम बार्ड चेक। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट, पोस्ट डेटेड चेक। कौन सा चेक होता है, वो चेक जो जिसकी डेट हमने बैंक को जमा करवा कर आ गए लेकिन बैंक हमें क्रेडिट नहीं करेगा, लेकिन हम डेबिट वाला कब करते हैं, जैसे ही बैंक को चेक देते हैं हम कहते हैं बैंक डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। अब वो तो पोस्ट डेटेड चेक है, उसकी तो अभी डेट वैलिडिटी डेट ही नहीं आई, तो फिर हम क्या करेंगे, कैश बुक में रिवर्स करेंगे, क्योंकि हमें प्रूडेंस कांसेप्ट कहता है कि अपने एसेट ओवरस्टेट नहीं करने। अगर हम अपना बैंक डेबिट कर देंगे तुम्हारा तो बैंक बढ़ जाएगा, लेकिन अभी तो राइट टू रिसीव हुआ ही नहीं, राइट तो हमें मिला ही नहीं उस डेट तक, जब तक राइट नहीं मिलेगा वो हमारा एसेट नहीं बनेगा, तो हम उसको रिवर्स कर देंगे अकाउंट रिसीवेबल के नाम से ही। ये कौन सा अकाउंट रिसीवेबल है, पोस्ट डेटेड। कितने हो गए हमारे जनाब, 10, 1 2 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए, 8 जी, हाँ जी मेच्योरिटी पे जब दोबारा फिर। उसके बाद आ गया हमारे पास एरर बाय बैंक। तो जब बैंक की तरफ से कोई गलती होगी, बैंक स्टेटमेंट में कोई गलती होगी तो हम कहाँ ठीक करेंगे, बैंक स्टेटमेंट, तो हम ठीक करेंगे एरर बाय बैंक की तरफ। डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे ये तब पता चलेगा एरर कैसा है, एरर बाय, ठीक है। और एक होता है एरर इन द कैश बुक, तो वो कैश बुक में ठीक करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हमने करना क्या है, इसके बाद हमने इसका एडजस्टेड बैलेंस फाइंड करना है। मतलब पहले अनएडजस्टेड से शुरू किया था ना, अब सारी चीजें तो हमने एडजस्ट कर दी, तो आपके पास बैलेंस जो फाइंड होगा वो कौन सा होगा, एडजस्टेड बैलेंस। वो इस साइड पर भी आ सकता है एडजस्टेड बैलेंस, बल्कि मैं थोड़ा सा चेंज कर, दोनों में से दो किसी भी साइड पर आ सकता है, बस आपने मुझे ये बताना है कि जो दोनों में से निकलेगा कोई एक ही। अगर रेड वाला बैलेंस आता है तो बताओ वो एसेट होगा लायबिलिटी, रेड वाला बैलेंस एसेट होगा लायबिलिटी, और ग्रीन वाला नहीं, वो तो वैसे ही होता है ना कि हमने जब टोटल करना है, जो छोटी वैल्यू आएगी वो एडजस्टेड बैलेंस होगा, जिससे हम कैरिड ऑन फाइंड करते हैं ना, ये कैरिड ऑन ही है कैरिड ऑन, या डेबिट साइड पर भी आ सकता है और क्रेडिट साइड पर भी आ सकता है। अब सवाल ये है कि अगर वो डेबिट साइड पर आता है, जैसे कि रेड बैलेंस मैंने यहाँ रेड शो किया है, तो बताओ कि वो ये ना पेपर में कहेगी रेड तो है ही नहीं। अगर डेबिट साइड पर बैलेंस है तो वो बैलेंस क्या होगा, एसेट होगा या लायबिलिटी। अच्छा, हम ऐसे नहीं, कितने लोग कहते हैं कि वो लायबिलिटी होगा, हैंड रेज करें, लायबिलिटी वाले हैंड रेज करें। 3 इधर है, चलो 50-50 की रेशो, ऐसे हैंड नहीं रेज होता, ऐसे होता है, पता चले कितने लोग कहते हैं कि ये लायबिलिटी है। 1 2 3 4, रेड वाला कितने लोग कहते हैं लायबिलिटी है, ओके, और कितने लोग कहते हैं एसेट है। अच्छा, कुछ लोगों ने ना पहले हाथ खड़ा किया था ना बाद खड़ा किया। अब याद रखें क्लोजिंग बैलेंस हमेशा अपोजिट होता है। ये जो आपका बैलेंस लिखा हुआ है ना डेबिट साइड पर, ये असल में क्रेडिट बैलेंस है। तो बैंक का कैश बुक में क्रेडिट होना लायबिलिटी होती है, कैश बुक में क्रेडिट है। ये ओपनिंग जिस साइड पर होता है उसी साइड के हिसाब से बताना है आपने। अब ये देखिए, ये जो बैलेंस लिखा हुआ है ना आपका ग्रीन वाला,
ये क्रेडिट साइड पर लिखा हुआ है, इसका मतलब है इतना बच गया था डेबिट, वो बैलेंस करने के लिए इधर लिखा है, तो ये डेबिट बैलेंस बचा हुआ है। क्रेडिट और फाइंड करना आता है ना, दोनों साइड का टोटल करते हैं और लोअर साइड वाले टोटल की तरफ कैरिड ऑन लिखते होते हैं, तो वो बेसिकली बड़ी साइड अपोजिट होती है। तो ये आपका डेबिट, अगर आपसे कोई पूछे तो ये डेबिट बैलेंस है, और ये तो कैश बुक में डेबिट बैलेंस बैंक का एसेट होगा, क्योंकि वो हमने अपने लिहाज से बताना है, और क्रेडिट बैलेंस कैश बुक का हमारे लिए लायबिलिटी होता है, ओवरड्राफ्ट होता है। अब यहां पर आ जाए, इसमें एक बार अगर आपने थोड़ा सा फोकस किया हो, सारा कुछ हमने कैश बुक में एडजस्ट किया, सिर्फ 3 चीजें बीआरएस में एडजस्ट की है। सारा कुछ हमने कहां एडजस्ट किया है? कैश बुक में। एक एनपी, एक एनसी और एक एरर बाय बैंक, ये 3 चीजें हमने बैंक स्टेटमेंट में लिखी है, बाकी सारा कुछ हमने कैश बुक में। एक और मजे की बात बताने लगा हूं, अगर वो सवाल के अंदर कहे आपको कि इस बैंक रिकंसिलिएशन के अंदर इनमें से किसी की जर्नल एंट्री पास करो, इतने एरर पड़े हैं ना, उनमें से क्या कहे? जर्नल एंट्री पास करो। जर्नल एंट्री तो हम पास कर लेंगे बहुत आसानी से। मैं अगर इसकी जर्नल एंट्री आपको बोलूं ना, इसकी पता है क्या है? बैंक टू अकाउंट पेपर, क्योंकि ये बैंक बुक है ना, ये बैंक बुक है ना, तो बैंक का लेजर है, तो बैंक डेबिट हो रहा है। अगर मुझसे कोई कहे ना कि मुझे ये बैंक चार्जेस की एंट्री पास करके दें, तो 1 सेकंड की देर है, बैंक चार्जेस टू बैंक, यानी कैश बुक में जो चीज डेबिट साइड पर आ रही है बैंक डेबिट हो रहा है, वो चीज क्रेडिट हो रही है, और क्रेडिट साइड पर जो चीज आ रही है बैंक क्रेडिट हो रहा है। और मजे की बात सुनो, एनपी और एनसी मतलब बीआरएस के अंदर जो चीजें आ रही हैं उसकी क्या एंट्री होगी? उसकी कोई एंट्री नहीं होगी। जो बीआरएस के अंदर चीज आ रही है उसकी कोई एंट्री वजह, उसकी एंट्री हम पास कर चुके हैं। जो चीज बीआरएस के अंदर आती है वो क्यों आती है? कि कैश बुक में रिकॉर्डेड है, बैंक स्टेटमेंट में रिकॉर्डेड, तो हम अपनी बुक्स में एंट्री पास कर रहे हैं ना, तो उसकी हम एंट्री पास कर चुके हैं। किसने नहीं की? बैंक स्टेट, वो उधर करे ना करे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। तो अगर जनरल एंट्रीज कभी आ जाए ना बीआरएस के अंदर, तो एनपी एनसी एरर बाय बैंक की कोई एंट्री पास नहीं करनी। और कैश बुक में क्या होती है, क्या देखना है? बैंक बढ़ रहा है तो बैंक डेबिट, बैंक कम हो रहा है तो बैंक क्रेडिट, और जिस वजह से कम या ज्यादा हो रहा है वो दूसरी साइड पर आए। ये सवाल हम करेंगे, लेकिन अभी मैं आपको विजुअली बीआरएस के बारे में बता रहा हूं। बीआरएस हो गया, अब होना क्या है? इसके बाद हमने इनका भी टोटल कर लेना है। हमारे पास बैलेंस आ जाएगा, या ये डेबिट साइड पर आ जाएगा या ये क्रेडिट साइड पर आ जाएगा। क्लियर होगी बात? और हमने इन पे बैलेंस को आगे वो देख लेना है कि सपोज दैट, तो सपोज क्या करना है, पहले कोई सवाल करें तब कोई पता चले हम कर क्या रहे। हाँ जी, एक सवाल करते हैं कोई छोटा मोटा सा। अच्छा ये भी पढ़ लेते हैं ताकि ना चीजें, वैसे तो ये बाद में पढ़ेंगे, जब तक एक सवाल नहीं कर लेते ना। अंग्रेजी तो हमने सारी पढ़नी है। अच्छा एक ये छोटा सा सवाल हमें मिला, इसके अलावा एक ना और चीज इससे पहले डिस्कस कर लूं मैं, ये आपको परेशान करेगी। एक एरर है, एक एरर होता है, सपोज दैट मैं कहता हूं कैश रिसीव्ड, या चेक रिसीव कर लेते हैं, चेक रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर ए ₹5,000 credited to बैंक अकाउंट। ये कल भट्ट भी पूछ रहा था इस सवाल के बारे में। ये पढ़े जरा, चेक रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर ए ₹5,000 credited to बैंक अकाउंट। मुझे बताओ जब मिस्टर ए से चेक रिसीव करेंगे एंट्री क्या पास होगी? जब मिस्टर ए से चेक लेंगे एंट्री होगी बैंक डेबिट, मिस्टर ए क्रेडिट।
ऐसा ही है। बैंक को क्या करना था, डेबिट कर क्या दिया। जब ऐसी सिचुएशन आ जाए तो कहते हैं कि इसको डबल अमाउंट के साथ रिवर्स करते हैं। क्यों भला? जब कोई चीज डेबिट करनी हो, आप लिखना भूल जाएं तो एक दफा डेबिट कर दो। किसी चीज को डेबिट करना हो और आप लिखना भूल जाएं या किसी और बुक में जाकर लिख दें तो सिर्फ आकर डेबिट कर दो, आपका काम हो जाएगा। लेकिन अगर एक चीज को डेबिट करना था, आपने क्रेडिट कर दिया, तो फिर आपने डबल अमाउंट के साथ वापस रिवर्स करना। क्यों भला? पहले एक उसको बैलेंस करने के लिए, डिफरेंस खत्म करने के लिए, फिर जो ओरिजिनली लिखना था तो इसमें क्या करेंगे, बैंक को आपने जब डेबिट करना है तो अब 5,000 से नहीं करना बल्कि 10,000 से डेबिट करना, क्योंकि हमने 5,000 से तो डेबिट करना था, वो करना है। और जो गलती से क्रेडिट कर दिया उसको भी तो खत्म करना है, उसको भी तो बैलेंस करना है, उसको भी रिवर्स करना है। तो इसलिए बैंक अब कितनी अमाउंट से डेबिट होगा, डबल अमाउंट के साथ। और ये पता कैसे चला कि आप जब कोई चीज डेबिट करनी हो आप क्रेडिट कर दो, या क्रेडिट करनी हो आप डेबिट कर दो, तो उसको रिवर्स डबल अमाउंट के साथ करना है। हाँ, अगर वो कहता है लिखना भूल गए हो तो फिर डबल नहीं, फिर तो एक दफा लिख दो। डबल कब करना है? जब आप गलत दूसरी साइड पर लिख दो और सही लिखा भी ना हो, तो तब डबल अमाउंट के साथ करना है। ठीक है, चलो अब ये एक सवाल है, उसने कहता है कि डिस्कस करके मुझे बताओ। पहले ना सिर्फ कहता है डिस्कस अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द कैश बुक, ये चेक करें। वो कहता है अकाउंट कैश बुक में क्या ट्रीटमेंट आएगी। आपको पता है कैश बुक में 3 ट्रीटमेंट नहीं आती, एक एनपी, एक एनसी। क्या आ सकती है? आ तो सकती है, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ या उधर डेबिट तो या उधर क्रेडिट। सबसे पहले वो कहता है बैंक चार्जेस 500 शोन इन द बैंक स्टेटमेंट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। पेज नंबर बताओ। 385, पेज नंबर 385 मिल गया। करें स्टार्ट जी। बैंक चार्जेस 500 शोन इन द बैंक स्टेटमेंट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। कहता बताओ कैश बुक में इसको किधर लिखोगे? क्रेडिट साइड पर। अच्छा, क्रेडिट साइड को पेमेंट साइड भी कहते हैं और डेबिट साइड को रिसीट साइड भी कहते हैं। ये भी कई दफा पेपर में सवाल आया हुआ। कैश बुक की डेबिट साइड को क्या बोलते हैं? रिसीट साइड। और क्रेडिट साइड को क्या बोलते हैं? पेमेंट। तो मुझे बताया किस साइड पर लिखेंगे? पेमेंट साइड पे या क्रेडिट साइड पे। आगे, interest received 15,800 on fixed deposit is shown on the credit side of bank statement but not recorded in the cash book। कहता है बैंक स्टेटमेंट की क्रेडिट साइड पर तो लिखा हुआ है लेकिन कैश बुक में नजर क्या करेंगे? डेबिट साइड पर या रिसीट साइड पर ऑफ कैश बुक। तीसरे नंबर पर interest charged by the bank last month overdraft balance 7,300 has not been recorded in cash book। बैंक ने इंटरेस्ट 7,300 चार्ज कर दिया लेकिन हमने अभी तक नहीं लिखा, तो क्या करें? लिख दो क्रेडिट साइड पर या पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक। अब ये देखें, इरफान ट्रेडर had given the standing order instruction to pay monthly rent rupees 85,000 on 5th of the each month। The amount is included in the bank statement but not yet recorded in the cash book। क्या करोगे? एक स्टैंडिंग ऑर्डर दिया था हमने लेकिन अभी तक हमने कैश बुक में नजर, तो क्या करें? क्रेडिट कर दें कैश बुक में। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी बिल paid by the bank on direct debit instruction, इसे बोलते हैं डेबिट एडवाइस, इसे बोलते हैं स्टैंडिंग ऑर्डर। अब मैं बताऊं इनमें फर्क क्या है। स्टैंडिंग ऑर्डर मोस्टली फिक्स के लिए होता है क्योंकि वो अमाउंट हर महीने फिक्स देनी है और बिजली का बिल तो हर दफा एक जैसा नहीं आएगा ना, कभी कम कभी वो डिफरेंट अमाउंट के लिए होती है।
of Irfan trader, however this was omitted in the cash book. सब जो हम अक्सर गाड़ियाँ वगैरह देते हैं से उसकी जो प्राइस कम होती जाती है वो बड़ी नहीं वैल्यू कम हो जाती है, लेकिन जो हम किस्त बैंक को दे रहे होते हैं वो तो पूरी, पहले 50% थी उसकी बैंक की 50 हमारी हो गई। नहीं ओवरऑल अमाउंट फिक्स होती है, उसके अंदर प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट चेंज होता है, लेकिन जो बैंक को हम इंस्टॉलमेंट पे कर रहे होते हैं ना वो फिक्स होती है। हाँ आप वेरिएबल करवा सकते हो, लेकिन मोस्टली जो गाड़ी आप किस्तों पे लेते हो ना तो फिक्स इंस्टॉलमेंट देते हो, हर महीने 50,000 देना है। हाँ उस 50,000 के अंदर अमाउंट वो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट चेंज होता रहता है कि जी इसमें असल वैल्यू कितनी है और इंटरेस्ट कितना है, लेकिन ओवरऑल हम तो पूरी अमाउंट दे रहे हैं ना। हाँ जी, तो डेबिट एडवाइस, आपने डेबिट इंस्ट्रक्शन दी थी कि बिजली का बिल पे कर दे, लेकिन अभी तक हमने कैश बुक में ओमिट किया हुआ है, तो कैश बुक में पेमेंट साइड पर लिख दो। लास्ट वन, द बैंक स्टेटमेंट शोड अ डायरेक्ट क्रेडिट, बैंक स्टेटमेंट शो डायरेक्ट credit. On inquiry, it was revealed that customer Jamal Enterprise had directly deposited 90,000 in the bank account of Irfan Trader. This amount not recorded in the cash book. तो क्या करें, कैश बुक में क्या कर दें, और बैंक ने क्रेडिट किया हुआ है तो हम डेबिट कर देंगे। और ये कौन सा, डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय द कस्टमर, ये वही तो लिखा हुआ है, डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय द, कहीं समय तो नहीं लग रही। फोर्थ वाला, हमने स्टैंडिंग ऑर्डर दिया हुआ था कि आपने हमारा रेंट पे कर देना है, ठीक है, हर 5 तारीख को, इंक्लूडेड इन बैंक स्टेटमेंट, तो बैंक स्टेटमेंट इंक्लूड है मतलब बैंक ने पेमेंट कर दिया है, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, लेकिन कैश बुक में अभी तक हमने, तो अब लिख देते। हाँ जी, ये इसके नीचे आंसर भी आपको मिल जाएंगे। ये भी एग्जांपल नंबर 3 डिस्कस कर लेते हैं। क्या था, डिस्कस अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द कैश बुक। एग्जांपल नंबर 3, the accountant of Zahra Trader identified the following issue while preparing BRS. A check of ₹25,000 received from Yum Trader and was deposited and recorded in the bank account on 25th June. Few days later, the bank informed that the check has been dishonored. क्या हुआ ये चेक, चेक रिसीव्ड बट डिसऑनर्ड, चेक रिसीव्ड बट, जब हमने चेक डिपॉजिट करवाया था 25 जून को, हमने तो उसी टाइम ही बैंक डेबिट कर दिया था और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, लेकिन वो तो डिसऑनर हो गया। अब कैश बुक में क्या करें, बैंक क्रेडिट कर देंगे। वही बातें सारी जो हमने पढ़ ली है ना, उसके अलावा कोई 1% चीजें आएंगी, बाकी 99% वही चीजें। तो कैश बुक में हम क्या कर देंगे, क्रेडिट। और अगर हम एंट्री की बात करें तो हम एंट्री पास करेंगे अकाउंट रिसीवेबल टू अ चेक इशूड। जरा इंटरेस्टिंग चीज देखें, ये कभी भी आपको इस तरह से नहीं वो बताएगा, चेक इशूड ऑन 20th June 2022 बट डेटेड 15th July 22। चेक इशू किया 20 जून को, उसके ऊपर डेट क्या थी, 15 जुलाई, हैज बीन रिकॉर्डेड ऑन द पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक। हाँ जी, पेमेंट साइड पे लिख दिया। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, शुक्र है। अच्छा चलो मैं करता हूँ, कितनी देर में करूँ, 10 मिनट है, नहीं मैं 10 मिनट तक करता हूँ, 10 मिनट तक, क्योंकि अभी मैं कॉलेज क्लास में हूँ। ठीक है, मैं 10 मिनट तक करता हूँ। हाँ जी, A check issued on 20th June, हमने 20 जून को चेक इशू किया, लेकिन उसके ऊपर डेट क्या लिखी, 15 जुलाई। तो हमें फिर 15 जुलाई को सारा काम करना चाहिए ना, हमने उस दिन ही पोस्ट डेट हैज बीन रिकॉर्ड ऑन द पेमेंट साइड पर हमने रिकॉर्ड भी कर दिया, लेकिन ये तो जाकर वो चेक अगर चला भी गया लेकिन फिर भी, तो अब क्या करें, रिसीट साइड पे लिख दे। A check of 37,000 was issued to supplier, आपने एक सप्लायर को चेक दिया कब,
ये और इंटरेस्टिंग चीज है, ये चीज ऐसे ना छोटे स्टॉकों पे नहीं मिलती, इसमें बड़ा खास है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। हम किस दिन खड़े हैं ये वो डेट है, ये हमारी इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग डेट। हम किस जगह पर खड़े हैं इस टाइम 30 जून 22 को। अब आओ जरा इसको पढ़ते हैं। अ चेक इशूड 37,000 कब? 27 दिसंबर 2021। दिस चेक हैज नॉट बीन प्रेजेंटेड। बस पेपर में से आगे नहीं लिखा जाएगा, इसने तो आगे लिख दिया है ना कि चेक बिकम टाइम बार्ड। पेपर में ये नहीं लिखा होगा, ये टाइम बार्ड हमने खुद जज करना है। कैसे? चेक इशू करने की डेट और हमारी डेट, इसमें क्या 6 महीने का फर्क है? अगर 6 महीने से फर्क कम है तो ये नॉट प्रेजेंटेड है, अगर 6 महीने से ज्यादा है तो ये टाइम बार्ड चेक है। नहीं पता चला? देखिए आपने चेक इशू किया 27 दिसंबर को, खड़े की जरूरत 30 जून को, तो 27 दिसंबर से लेकर 30 जून तक 6 महीनों से 3 दिन ऊपर हो गए। 6 महीनों से 3 दिन ऊपर, एक दिन भी ऊपर हो गया ना तो टाइम बार्ड चेक। तो किधर लिखते हैं इसको? कैश बुक की डेबिट साइड पर, कैश बुक की डेबिट साइड पर, बैंक डेबिट, अकाउंट पेबल क्रेडिट। बात समझ लगी? तो ये तो उसने लिख दिया ना, तो ये तो बहुत अच्छा काम कर दिया उसने, लेकिन ये उस पेपर के अंदर ये नहीं लिखा होगा। आपने खुद अपनी रिपोर्टिंग डेट और चेक इशू करने की डेट को कंपेयर करना है। फिर आ जाओ, a check of rupees 20,000 was issued to supplier on 18th June. चेक कब इशू किया? 18 जून को, and recorded correctly on the same date. However, on 28th June, supplier was paid in cash and check issued earlier was returned and cancelled. लो जी, चेक हमने चेक इशू किया था अपने सप्लायर को और लिख भी दिया, अपना बैंक क्रेडिट कर दिया। बाद में हमने ऐसा किया कि उसको तो पैसे दे दिए और चेक कैंसिल कर दिया। अब चेक कैंसिल कैसे करेंगे? बैंक डेबिट करेंगे या क्रेडिट? बैंक डेबिट कर देंगे, क्योंकि जब चेक दिया था तो बैंक क्रेडिट किया था, पेमेंट साइड पर लिखा था। अब तो हमने उसको कैश दे दिया, बैंक तो हमारा रिवर्स हो जाएगा, उसको रिवर्स कर देंगे। Drawings of goods amounting 18,000 was recorded on the payment side of cash book. Drawing of goods को पेमेंट साइड पर लिख दिया, उसको तो लिखते ही नहीं होते। और ड्राइंग्स ऑफ गुड्स की एंट्री होती है ड्राइंग्स टू परचेजेस, लेकिन हमने कैश बुक की क्रेडिट साइड पर लिख दिया। अब डेबिट कर दो, डबल के साथ नहीं, तो डबल के साथ वो करते होते हैं जो लिखना डेबिट पे हो कर क्रेडिट दे। ये सिर्फ रिवर्स करेंगे, इसको सिर्फ ठीक करना है। ये बात समझ लगी है ना? तो इसको डबल अमाउंट के साथ नहीं करना। तो पेपर में वो पहले ऑप्शन यही देता है कि डबल अमाउंट के साथ डेबिट करेंगे, तो इसको हमारी हर बात का पहले से पता होता है। अच्छा, एक होता है कास्टिंग एरर। कास्टिंग एरर का मतलब क्या होता है? ज्यादा लिख देना या कम लिख देना। इसको आसान होता है, अगर ज्यादा लिख दिया है तो जितना ज्यादा लिख दिया रिवर्स कर दो, और कम लिख दिया है तो उसी साइड पे लिख दो। कहता है जी डेबिट साइड पर कम लिखा है, तो जितना कम लिखा है डेबिट कर दो मजीद। क्रेडिट साइड पर कम लिखा है, क्रेडिट साइड पर, और अगर क्रेडिट साइड पर ज्यादा अमाउंट लिख दी तो जितनी ज्यादा लिख दी उसको रिवर्स करेंगे। तो इसे बोलते हैं कास्टिंग एरर, ओवर कास्ट करना या अंडर कास्ट करना। इसकी भी एग्जांपल कर लो, ये तो आप कर लोगे, अगर लिखना है तो लिख लो। रिसीट साइड ऑफ द कैश बुक हैड बीन टोटल्ड एज दिस, correctly total would have been 48,000। रिसीट साइड कौन सी होती है? डेबिट साइड। लिखना था 48 से, हमने लिखा है 45 से, तो क्या करें? 3,000 से रिसीट साइड पर और लिखा। किस नाम से? किस नाम से? सस्पेंस अकाउंट के नाम से। ये कास्टिंग एरर जितने भी आएंगे ना, कि हमें ये नहीं पता चला कि किस वजह से अंडर ओवर हुआ है, तो फिर ये एक सस्पेंस है, तो हम भी किस नाम से लिख देंगे? सस्पेंस अकाउंट के नाम से। ये जाकर पूरा एक चैप्टर है आगे जाकर आपका FR 1 के अंदर, सस्पेंस अकाउंट। फिर आगे पेमेंट साइड है टोटल 737, आपने रिकॉर्ड किया, लेकिन करेक्ट अमाउंट थी 33, कम लिख दी ज्यादा? सही थी 33, आपने लिख दी 37 पेमेंट साइड।
4000 से पेमेंट साइड ज्यादा लिखी हुई है, क्या करोगे? अपोजिट साइड पे लिख देंगे, क्योंकि जब ज्यादा अमाउंट लिखते हैं तो उस साइड पर और लिखोगे तो वो तो और ज्यादा हो जाएगी। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर कहता ओपनिंग बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड recorded as rupees this, the closing balance forward was correctly calculated 50. कहता opening balance debit brought forward as recorded on at rupees 45,000. हालांकि वो बैलेंस था कितना, ये कैसे पता चला? देखिए क्लोजिंग बैलेंस 31 मई का 31 मई 22 का 1 जून का ओपनिंग बैलेंस होता है, वो पिछले का क्लोजिंग अगले का ओपनिंग होता है। वो तब 54 था, जब ब्रॉडर लिखा तो आपने 45 लिख दिया, ज्यादा लिख दिया या कम लिख दिया। तब कितना का क्या काम करेंगे? और है भी डेबिट बैलेंस, तो 9000 से मजीद डेबिट कर देंगे। तो 54 बैलेंस था पिछले साल का क्लोजिंग, तो अगले साल का ओपनिंग हमने 54 ही लिखना था, वही लिखना था जो पिछले साल का, तो हमने 45 लिख दिया। A check issued 27,000 was incorrectly recorded as 17,000 on payment side. 27,000 का चेक गलती से 17,000 का लिख दिया, 10,000 से और पेमेंट साइड पर लिख देते हैं। चेक रिसीव 36,000 incorrectly recorded as 63,000 on receipt side. मिला चेक 36,000 का, रिसीट साइड पर लिख दिया 63 का, तो क्या करें? जितना ज्यादा लिख दिया उसको पेमेंट साइड पर लिख दें। ओके की बात? चले जनाब, एरर अपोजिट साइड ये वही वाले हैं, डबल अमाउंट वाले भी हो सकते हैं। देखें चेक रिसीव 32,000 वाज इनकरेक्टली रिकॉर्डेड ऑन पेमेंट साइड। चेक रिसीव किया, किस साइड पर लिखना था? रिसीट साइड पर, लिख के साइड पर दिया पेमेंट साइड पर। अब 64,000 से रिसीट साइड पर लिखोगे, क्योंकि जो चीज एक रिसीट साइड पर लिखनी थी आपने पेमेंट साइड पर लिख दी। फिर चेक इशूड 28,000 किस साइड पर लिखना था? पेमेंट साइड पे, रिकॉर्डेड इन द रिसीट साइड। अब 56,000 से वापस आएंगे पेमेंट साइड पे, क्योंकि पेमेंट साइड पर लिखना था, हमने रिसीट साइड पर लिख दी। एक उसका इफेक्ट खत्म करेंगे, दूसरा जो लिखना था वो भी लिखिए। हाँ ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। चेक रिसीव किया 32,000 का, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। चेक रिसीव किया 32,000, वाज इनकरेक्टली रिकॉर्डेड ऑन द पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक 23,000। चेक रिसीव किया था 32,000 का, तो हमने किस साइड पर लिखना था? रिसीट साइड पर 32,000 से, हमने उल्टा 23,000 से पेमेंट साइड पर लिख दिया। एक 32,000 से रिसीट साइड पर लिखेंगे और 23,000 वाला कैंसिल भी करेंगे, तो वो भी किस साइड पर लिखेंगे? रिसीट साइड पर। और उस पिछले सवाल में इसमें कोई फर्क नहीं है, उसमें सेम अमाउंट होती थी तो डबल कर देते थे, इसमें अमाउंट डिफरेंट है, तो 32,000 में 23,000 ऐड करके रिवर्स कर देंगे। एक दफा 32,000 लिखेंगे और 23,000 रिवर्स करेंगे, तो वो भी उसी साइड पर आ जाएगा। बिल्कुल चेक इशू किया था 28,000 का, क्रेडिट करना था उसे, हमने 38,000 से रिसीट साइड पर लिख दिया। किस साइड पर लिख दिया? अब 28,000 जो लिखना था क्रेडिट साइड पर वो लिखेंगे, जो 38,000 गलत रिसीट साइड पर लिख दिया, तो क्या आंसर आएगा? अक्सर स्टूडेंट इसको ना माइनस करके सही करते हैं, माइनस नहीं करना है ये, बल्कि प्लस होना है, क्योंकि जो लिखना था वो भी लिखेंगे, जो दूसरी साइड पर लिखा था वो भी उस साइड पर लिखेंगे। लो मेरे भाई, ये सवाल इसके हम ना नमाज की बात करते हैं, ठीक है।